Hello guys, welcome back to the fluid mechanics part 2 video. So in this video I'll discuss about the आप हेडिंग लगा सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी. हम लोग पार्ट 1 में हम लोग ने विस्कोसिटी देख रहे थे, तो हम लोग देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी पे. जैसा कि एज यू कैन सी, सो बेसिकली अगर मैं लिक्विड्स के लिए बात करता हूँ तो लिक्विड्स के लिए क्या रहता है, एज टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है. वहीं गैसेस के लिए क्या है, गैसेस के लिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस आल्सो इंक्रीजेस. सो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या रहता है, विस्कोसिटी और विस्कस फोर्सेस इन द फोर्स ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसपोर्ट एक्शंस. इन द लिक्विड विस्कोसिटी फोर्स इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस एंड द विस्कोसिटी get decreases. Basically, as you can see from this derivation, viscosity is directly proportional to the 1 divided by alpha plus beta t plus RT. So as you can see, there is a inversely proportional relationship here. So you can directly go through this formula. So as because for the liquids के लिए क्या रहता है, viscosity inversely proportional और temperature inversely proportional होता है viscosity के. ठीक है. So at temperature increases, viscosity decreases. In the gases में क्या है, आप नोट कर सकते हैं प्रॉपर वे में. इन गैसेस विस्कोसिटी फोर्सेस आर मेनली बिकॉज ऑफ molecular momentum actions. As temperature increases, the molecular momentum transport increases, hence viscosity increases. Viscosity is directly proportional होता है square root of T for the gases. ठीक है. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली अगर विस्कोसिटी को हम डबल कर देते हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी को अगर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. ठीक है. उसी तरीके से बेसिकली जो पॉइंट है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी का. टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे लिक्विड्स के लिए तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के फॉर द लिक्विड्स. गैसेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. तो हम लोग ने कहा था कि हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड देखेंगे. सो बेसिकली न्यूटोनियन फ्लूइड्स, आप हेडिंग लगा लीजिए न्यूटोनियन फ्लूइड. तो बेसिकली न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होता है, तो बेसिकली आप ऐसे समझिए, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा था. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. सो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो वो म्यू आ जाता था. तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. सो हेयर म्यू को अगर मैं लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट डी अपॉन डी बाई और रेट, और आप स्ट्रेन भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो डेफिनेशंस क्या बोलती है, सो म्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन डी बाई. क्लियर. द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू ग्रेडियंट इज कॉन्स्टेंट बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी, बट टाउ एंड डी अपॉन डी बाई वेरी पॉइंट टू पॉइंट. अब जैसे एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ, टाउ और ग्रेडियंट के बीच में जो हम लोग ने कल न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो ग्राफ देखा था, लाइक दिस न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए ये ग्राफ आता है. अगर हम इस पे मान लो किसी पर्टिकुलर टाउ पे हम डी अपॉन डी वाई की ग्रेडियंट की वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं, तो हमको तो ये पता है कि टाउ की पर्टिकुलर इस वैल्यू के लिए डी अपॉन डी वाई ये है, इस वैल्यू के लिए डी अपॉन डी वाई चेंज है, बट इनका रेशियो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इट्स अ प्रॉपर्टी. तो बेसिकली न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए टाउ और डी अपॉन डी वाई जो होता है, बेसिकली ये ग्राफ भी पूछ लिया जाता है फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड. फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए आता है, अगर मैं ग्राफ देखता हूँ टाउ और डी अपॉन डी वाई ग्रेडियंट के बीच में, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, ये लाइन फॉर्मूला है तो डायरेक्टली ऐसे चला जाएगा और म्यू इसका हो जाएगा स्लोप. ये किसके लिए है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए है. तो ग्राफ भी पूछते हैं उसमें. ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स का तो सिंपल है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, बट टाउ एंड डी अपॉन डी वाई इज वेरी पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है. टाउ अपॉन डी वाई इज कांस्टेंट बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी. और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स दूसरा टाइप आप लोग डाल लीजिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. द फ्लूइड डज नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी.
फॉर एग्जांपल ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पॉलीमर सॉल्यूशंस हो गए, इंक हो गई, ये सब क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के एग्जांपल हैं। द साइंस दैट डील्स विद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज कॉल्ड द रियोलॉजिकल साइंस। द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज कॉल्ड द रियोलॉजिकल साइंस। वो तो ठीक है। बेसिकली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में भी दो टाइप्स के हमारे फ्लूइड्स रहते हैं, एक तो टाइम डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे टाइम इंडिपेंडेंट रहते हैं। जो टाइम पे डिपेंड करते हैं वो थिक्सोट्रॉपिक आते हैं, दूसरे आते हैं रियोपैक्टिक। तो टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या है, तो टाइम के साथ चेंज होना। द कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस और द इम्पोर्ट और फंक्शनल इक्वेशंस भी बोल सकते हो आप। द फंक्शनल रिलेशनशिप गोज ऑन चेंजिंग विद टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड। इट्स कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट क्या है, जो फंक्शनल जो रिलेशनशिप्स होंगे वो इनवेरिएंट होंगे विद टाइम के साथ, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, इफ देखो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए हम लोग जो विस्कोसिटी होती है वो एपरेंट विस्कोसिटी यूज़ करते हैं। हालांकि विस्कोसिटी वही रहती है, लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग एपरेंट A+P लगा देते हैं। इफ म्यू अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द थिक्सोट्रॉपिक। इफ म्यू अपरेंट विस्कोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, इज कॉल्ड द रियोपैक्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। देखो आप यहाँ से समझिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं। देखो आप नोट से आप प्रॉपर उतार लीजिए, समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। अगर कोई चीज़ डाउट में आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखो जैसा कि हम लोग ने देखा था कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था du/dy के। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता था, वो म्यू आता था। तो ये जो म्यू था वो विस्कोसिटी है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, द बिहेवियर ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैज बीन डिस्क्राइब बाय द ओस्टवर्ल्ड पावर लॉ काइनेटिक्स, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें म्यू अपरेंट विस्कोसिटी और टाइम के बीच अगर हम ग्राफ देखते हैं, क्योंकि हम लोग थिक्सोट्रॉपिक और रियोपैक्टिक देख रहे हैं, जो हमारे थिक्सोट्रॉपिक होते हैं वो टाइम के साथ चेंज होता है, रियोपैक्टिक टाइम के साथ चेंज नहीं होता, इनवेरिएंट। तो वो तो चलो ठीक है। एज म्यू अपरेंट इंक्रीजेस, एज जैसे कि आप देखो, जैसे कि हमने क्या बोला था, इफ म्यू अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। मान लो ये टाइम के साथ जो है डिक्रीज कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया थिक्सोट्रॉपिक। आप ग्राफ से आराम से समझ सकते हो ना, ग्राफ से तो दिक्कत नहीं होगी। अब कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, दैट इज रियोपैक्टिक फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, क्लियर। सो बेसिकली एक चीज़ और भी आती है इसमें, वो क्या है कि जो बेसिकली जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं उसको, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड्स का तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हम लोग उसको जो है उसका स्टेटमेंट देते हैं। बट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए क्या है, हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए ओस्टवर्ल्ड लॉ से हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है टाउ इज इक्वल्स टू टाउ नॉट प्लस m du/dy की पावर n। अच्छा ये क्या है, तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, दिस टाउ नॉट, तो पहले तो इसको एक बार अच्छे से बॉक्स में फिट कर लो, फिर मैं बता देता हूँ। ये टाउ नॉट शो करता है, टाउ नॉट शो करता है बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है हम लोग ये भी देखेंगे भी, लेकिन उससे पहले m क्या है, m और n आर द कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा दिस टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस m। देखो इस मैं du/dy को मैंने ऐसे लिख दिया, और मैं इसको du/dy को n-1 लिख सकता हूँ। देखो ये वैल्यू इसकी क्या है, 1 है। ये मल्टीपल में पावर ऐड हो जाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, आएगा तो यही चीज़, ठीक है।
तो जो म्यू ऑपरेंट को समझाना चाह रहा हूँ, दिस टाउ नॉट प्लस जो म्यू ऑपरेंट होता है वो ये होता है, दिस m du अपॉन dy की पावर n-1 म्यू ऑपरेंट du अपॉन dy, दिस इज द ओस्टवर्ड पावर लॉ। क्लियर? डाउट है कोई? क्लियर है ना? सो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में पहला आप हेडिंग लगा लीजिए बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं? बेसिकली आप लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख लीजिए। बेसिकली जो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं, कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हम लगाएं जो उसमें रिक्वायर्ड करे क्या, स्मॉल डिफॉर्मेशन। जो टाउ नॉट है वो शो कर रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल देखो, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जांपल है पेस्ट, मतलब टूथपेस्ट। अगर जब आप उसको ईल्ड देंगे, मतलब उसको थोड़ा स्ट्रेस देंगे, दबाएंगे, तभी हमारा क्या है, पेस्ट बाहर निकलेगा, तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। तो जो फार्मूला आएगा विद द हेल्प ऑफ ओस्टवर्ड लॉ, टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट, जो जनरल था वो क्या था, m du अपॉन dy की पावर क्या था, n था। दिस टाउ नॉट फॉर द बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए मैं लिख रहा हूँ, फॉर बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 1, टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस m du अपॉन dy। दिस इज फॉर द बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। क्लियर? अच्छा, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का जो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, अगर मैं टाउ और du अपॉन dy में ग्राफ लेता हूँ तो मुझे पता है ये टाउ नॉट क्या है। टाउ नॉट हमको कह सकते हो, ये आप बोल सकते हो, ये हमको y इक्वल टू mx प्लस c क्या होता है, इंटरसेप्ट टाइप में बोल सकते हो आप, हमको दे रखा है ये वैल्यू टाउ नॉट हो गई। ठीक है, ठीक है। दूसरी आप हेडिंग डाल लीजिए स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं? स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड में भी देखो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड की भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है? दिस टाउ नॉट होना चाहिए, टाउ नॉट 0 होना चाहिए, और n की वैल्यू जो है लेस देन 1 होना चाहिए। अच्छा, मतलब मैंने ये पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस m du अपॉन dy की पावर n, जर्नल ओस्टवर्ड ये थी। ठीक है, ओस्टवर्ड जर्नल यही थी ना। तो ये जो n की वैल्यू है, मैंने इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिखा था, टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस m क्या, मैंने म्यू ऑपरेंट की अगर मैं फॉर्म में लिखता हूँ, म्यू ऑपरेंट du अपॉन dy। ठीक है, ऐसे लिखा था ना मैंने। अच्छा, म्यू ऑपरेंट को मैं क्या लिख सकता था, म्यू ऑपरेंट की वैल्यू यहाँ क्या थी, m du अपॉन dy पावर n-1 थी। ठीक है, तो ये n की वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होनी चाहिए। ये टाउ नॉट क्या होना चाहिए, टाउ नॉट इन द केस ऑफ 0 n इज लेस देन 1। ठीक है, फॉर द स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तीसरा एक एग्जांपल आप और डाल लीजिए, तीसरा नॉन यूनियन फ्लूइड का एग्जांपल है डाइलेटेंट फ्लूइड। डाइलेटेंट फ्लूइड्स में भी क्या है, टाउ नॉट की वैल्यू जो है वो अगेन 0 होनी चाहिए, n की वैल्यू जो है मोर देन 1 होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने पढ़ा था टाउ इक्वल टू m du अपॉन dy की पावर n-1। टाउ नॉट तो 0 ही हो गया, तो du अपॉन dy मैं ऑपरेंट को इस फॉर्म में लिख लिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये n की वैल्यू जो है वो मोर देन 0 होगी। ठीक है, फॉर डाइलेटेंट के लिए n की वैल्यू जो लेस देन 0 होगी, किसके लिए, ये n की वैल्यू लेस देन 0 होगी स्यूडो प्लास्टिक के लिए।
ठीक है, दोनों के लिए ग्राफ देख लेते हैं। स्यूडो के लिए पहले बना रहा हूँ। स्यूडो की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, ये स्यूडो प्लास्टिक के लिए हो गया। डाइलेटेंट के लिए क्या है, इंक्रीज करेगा, मतलब कुछ इस टाइप में रहेगा। ये डाइलेटेंट के लिए हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे देखते हैं, आगे हेडिंग और लगाइए आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, आइडियल फ्लूइड आर दोज विच हैव जीरो विस्कोसिटी। ठीक है, आइडियल फ्लूइड वो हो गए जिसकी विस्कोसिटी जीरो होगी, विस्कोसिटी जीरो होगी तो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। आप टाउ और डी/dy में देखेंगे तो वो हमको dy/dy की लाइन पे ही मिलेगा। दिस इज फॉर ग्राफ फॉर द, अरे ब्लर क्यों हो गया भाई, क्लियर, ओके। आइडियल सॉलिड क्या होता है, एट एनी स्ट्रेस द डिफॉर्मेशन इज जीरो। डिफॉर्मेशन इज जीरो मतलब dy/dy जीरो, इस लाइन पे मिलेगा। ठीक है, म्यू ऑपरेंट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बट इट इज नॉट कांस्टेंट। म्यू ऑपरेंट क्या है, dy/dy पावर n-1 है। एज ग्रेडिएंट इज गोइंग टू चेंज, म्यू ऑपरेंट इज गोइंग टू चेंज। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बट म्यू ऑपरेंट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये लोग पूछ देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। हेडिंग लगाइए कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी से आप लोग क्या समझते हैं, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन वॉल्यूम or change in density of fluid when the fluid is subjected to change in pressure or reverse the compressibility is called the bulk modulus of elasticity। तो हम लोग यहाँ देखेंगे compressibility को हम लोग अल्फा से नोट किया है, which is equals to -1/v dv/dp। कितना वॉल्यूम में चेंज है, कितना प्रेशर अप्लाई किया है, dv/v इज फ्रैक्शनल चेंज होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी, अगर मैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को के से डिनोट करता हूँ तो वो इन्वर्सली होता है किसका, कंप्रेसिबिलिटी का, तो 1/a हो जाएगा। तो 1/, फॉर गिवन मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास बराबर क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मैं क्या करता हूँ, टोटल मास 0 है तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो रो dv प्लस v dp। तो बेसिकली रो dv बराबर -v dp d रो हो जाएगा। तो बेसिकली जो d है, जो वॉल्यूम है, उसको डेंसिटी की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूँ, सिंपल। देखो नोट्स ले लेता हूँ, एक रफ पेज लेता हूँ तो समझाता हूँ अच्छे से। देखो फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे समझते हैं हम लोग समझते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के से डिनोट किया है हमने, ये इन्वर्सली होता है प्रोपोर्शनल किसके, कंप्रेसिबिलिटी के। ठीक है, तो बेसिकली क्या रहता है कि जैसे आपने सिलेंडर पिस्टन वाला अरेंजमेंट पढ़ा होगा, when we are going to apply the pressure the volume decreases, keep on decreasing। तो जो प्रेशर लग रहा है dp वो डायरेक्टली किसके है, जो वॉल्यूम में चेंज आया अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो दिस dp बराबर क्या हो गया, k हो गया। k मान लो बल्क मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को मुझे लेना था, तो बल्क मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, dp डिवाइडेड बाई क्या, dv/v। अच्छा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट होती है, सॉरी वैल्यू कह रहे हैं। तो अच्छा, मैंने वहाँ क्या बताया था, डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। टोटल अगर मास अगर 0 है तो डेंसिटी dv प्लस v d रो बराबर 0।
मतलब मैं डी रो डी वी बराबर माइनस वी डी रो, ठीक है, यही तो था। तो बेसिकली मैं अगर डी वी बाई वी माइनस डी वी बाई वी को क्या लिखता हूँ, डी रो ऑफ बाई रो लिख सकता हूँ ना। तो इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी दी होती है, तो इसीलिए बता दे रहा हूँ। तो डी रो बाई रो हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रो डी पी बाई डी रो, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यूजली लिक्विड exhibit very high value of bulk modulus of elasticity. Gases have very low value of bulk modulus of elasticity. तो बेसिकली इसमें कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं, गैसेस भी आ जाते हैं, लिक्विड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? देखो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। डेंसिटी में मतलब चेंज नहीं होगा, डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। डेंसिटी ज़ीरो होने का मतलब क्या है, डी पी अपॉन ज़ीरो, मतलब अंश अपॉन हर में ज़ीरो है, मतलब क्या, के की वैल्यू क्या होगी, वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। किसके लिए? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली होता है, तो उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं प्रॉपर। बेसिकली जो फ्लो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कंप्रेसिबल फ्लो होते हैं, दूसरे होते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। Basically, is the flow of all compressible fluid is always compressible flow? Basically ये क्वेश्चन है, is the flow of all incompressible fluid is always incompressible flow? Basically अगर मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि लिक्विड्स क्या टोटली कंप्रेसिबल होता है? नहीं होता। गैसेज आर टोटली कंप्रेसिबल। सो वही बोला गया है, फ्लो इज कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल विल डिपेंड अपॉन फैक्ट दैट वेदर चेंज इन डेंसिटी और वॉल्यूम is appreciable due to pressure brought by the flow. What amount of change in volume and density is sufficient? If the change in volume and density is more than 5% or equals to 5%, that change is sufficient able to say the flow is compressible. So basically ये कौन बताएगा कि क्या फैक्टर है जो बताएगा कि कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है? तो उसी की बात करते हैं। अगर गैसेस की बात करता हूँ मैं, फॉर द गैसेस, if the change in volume and density is more than 5%, then the flow of gas is considered as compressible flow. Hence the criteria that is Mach number is less than 0.33, the flow is called incompressible. More than 0.33 is called the compressible. So basically Mach number only defined for the gases, ठीक है। So as you can see, the next property is surface tension. So next part I'll discuss about the surface tensions and surface tensions देखेंगे, कैपिलरी ट्यूब्स देखेंगे, और फ्लूइड की जो बेसिक और प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेसिफिक वेट हो गया, ग्रेविटी हो गई, और वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय। So subscribe my channel for the more update and share the video if you like.